हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और फिलहाल अपने घरों में ही पढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत की भाषाएं, जो पेज नंबर 6 पे अंकित है। बच्चों, भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वो इस प्रकार है: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। बच्चों, तो ये सारी भाषाएं जो हैं, जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है, ये सारी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। अब हम लोग जानेंगे मानक भाषा। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों और विद्वानों द्वारा प्रयुक्त व स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। भाषा की एकरूपता को बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, मानक भाषा क्या होती है? बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो एक जैसे लिखे जाते हैं, तो इन्हीं शब्दों को एक रूपता प्रदान करने के लिए हमारे जो शिक्षित जन हैं, विद्वान हैं, वे क्या करते हैं कि इसको दोनों में से किसी एक को मान्यता दे देते हैं। तो आज हम लोग वहीं जानेंगे हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। तो एक तरफ दिया हुआ है कुछ वर्ण जो पहले प्रचलित थे और आज के समय में जिन्हें मानक रूप प्रदान है वो वर्ण। तो पहला है द संयुक्त, और आज के समय में द संयुक्त को द को हलंत के साथ आधा और ध पूरा लिखते हैं। इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों, ये है प्र और यहाँ छोटा सा अ है, तो इसको आज के समय में मानक रूप इसका है पूरा अ। दूसरा है, पहले ख जो था हम लोग र और व की तरह लिखते थे, र अलग व अलग, लेकिन अब ख जो है इस तरीके से लिखा जाता है। बच्चों, हम लोग जो चवर्ग में झ लिखते हैं वो पहले के समय में इस तरीके से लिखा जाता था और आज के समय में इस तरीके से लिखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा दिए गए मानक हिंदी वर्तनी संबंधी कुछ मुख्य निर्देश हैं। पहला है, लरीह का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इसे हिंदी के मानक वर्णों में स्थान नहीं दिया गया। तो इस शब्द का हिंदी में प्रयोग नहीं होने के कारण मानक वर्ण में इसको स्थान नहीं मिल पाया है। और दूसरा है बच्चों, संयुक्त वर्ण पाई को हटाकर घुंडी को आधा करके तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ सच्चा, तो यहाँ पे पाई को हटा करके संयुक्त वर्ण बना दिए, यहाँ पे घुंडी को हटा करके आधा कर दिए घुंडी को, तो एक शब्द बना दिए, और यहाँ हलंत लगा करके संयुक्त वर्ण बना दिए। बच्चों, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, विभक्ति चिन्हों संज्ञा शब्दों से पृथक तथा स्वरनाम शब्दों
से मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे कहा बच्चों, जो संज्ञा शब्द होंगे उसको अलग अलग लिखेंगे और जो सर्वनाम शब्द होंगे उससे विभक्ति चिन्ह को सटा के लिखेंगे। जैसे संज्ञा में विनीता को, तो विनीता अलग लिखेंगे और को अलग लिखेंगे, और जब सर्वनाम की बात आएगी उनको, तो उनको एक साथ लिख देंगे। चौथा पॉइंट है बच्चों, संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी। मतलब जितनी सारी क्रियाएं हैं वो अलग अलग लिखी जाएंगी। जैसे पढ़ चुका है, तो ये अलग अलग हो गया। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे। अब अव्यय क्या होता है, तो यहाँ श्री, जी, उन, जबकि, ये सब जो होता है अव्यय होते हैं, तो ये अलग अलग लिखे। पृथक का अर्थ होता है बच्चों अलग अलग। तो जैसे श्री शर्मा, तो ये अलग अलग लिखे जाएंगे। शर्मा जी, तो ये अलग अलग लिखे जाएंगे। बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों छठा पॉइंट है, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि में य और व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किए जाए। अर्थात बच्चों जहाँ य और व का प्रयोग होता है उसको वहाँ पे स्वर का प्रयोग किया जाए। जैसे नई, तो बच्चों नई में य और बड़ी की मात्रा को हटा करके यहाँ पे हम दूसरी वाली नई का उपयोग करेंगे। और जैसे हुआ, तो यहाँ व हटाकर आ का उपयोग करेंगे। बच्चों उसी प्रकार किए, आए, हुआ इत्यादि ये सब जो है अभी के समय के मानक रूप हैं। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यह ही रहेगा। जैसे अस्थाई, जहाँ मतलब उच्चारण में यह आता है, अस्थाई, तो यह ही आ रहा है, तो वो उस जगह पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहीं रहने देंगे। जैसे अवयवी भाव, तो यहाँ भी यह का उच्चारण आ रहा है तो यहीं रहने देंगे। जैसे दायित्व है, तो दायित्व में भी वैसे ही रह जाएगा। इस सारे जगह पर य के स्थान पर ई नहीं आएगा। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्हों का, ये दोनों चिन्ह जो हैं ये दोनों प्रयोग में आएंगे और सिरों रेखा के ऊपर मात्रा और चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतः केवल बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे बच्चों क्या होता है कि हम जैसे मैं लिखते हैं, तो मैं में तो अनुस्वार की भी बात आती है, तो वहाँ पे हम सिर्फ अनुस्वार ही लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो और जहाँ पे मात्रा वगैरह नहीं हो तो वहाँ पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, क नीचे नुक्ता लगा है, ख, ग, ज और फ, ये सबके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। जो बिंदु नीचे लिखते हैं उसको नुक्ता कहते हैं। तो कुछ ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं, तो इनमें से कुछ ध्वनियाँ जो हैं हिंदी के उच्चारण में परिवर्तित कर दी गई हैं। तो केवल ज और फ के नीचे नुक्ता लगेगा जो अभी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्द दोनों रूप में मानक हैं। कुछ शब्द जो होते हैं बच्चों दोनों रूप जिसका मानक है, मान लिया गया है दोनों रूप, तो सर्दी हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, गर्दन भी हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है। पहले बच्चों हम लोग भगवान लिखते थे तो न के नीचे हलन देते थे, विद्वान लिखते थे तो वहाँ भी मतलब अंत में न के नीचे हलंत, महान में भी देते थे, परिषद में देते थे। तो अब क्या हो गया है, ये सारे हलंत अब लुप्त हो चुके हैं। बच्चों तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे अर्थ, अर्थ में आधा द का उच्चारण होता है, तो ये इस रूल में हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम अर्थ लिख सकते हैं।
जैसे तत्वों में तत्व दो बार संयुक्त आ जाता है तो हम एक बार में ही इसका ये छूट है। अब है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे दुख, तो दुख पहले देखिए बच्चों ऐसे लिखा करते थे, विसर्ग हुआ करता था बीच में, तो जब तत्सम से तद्भव हो गया तो यहाँ दुख में विसर्ग का लोप हो जाएगा। पूर्वकालिक प्रत्यय कर प्रत्यय क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है, जैसे दौड़कर, पढ़कर, लिखकर, खेलकर, तो यहाँ जो है क्रिया के साथ क्या करेंगे बच्चों, प्रत्यय को मिलाकर ही लिखेंगे। बच्चों हिंदी भाषा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हैं जिसको हमें जानना चाहिए। बच्चों 769 ईस्वी में पहले हिंदी साहित्य दोहा कोश की रचना, तो हिंदी साहित्य दोहा कोश की रचना कब हुई, तो 769 ईस्वी में। उसके बाद में 1100 ईस्वी में आधुनिक देवनागरी लिपि का जन्म, जो हम लोग अभी जिस लिपि में हिंदी लिखते हैं तो वो देवनागरी लिपि है, और उस लिपि का जन्म जब हुआ, कब हुआ बच्चों, 1100 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के द्वारा पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। 1926 में बच्चों कोलकाता से पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ। 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन हुआ। 1930 ईस्वी में हिंदी टाइपराइटर का जन्म हुआ बच्चों, और 1931 ईस्वी में पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया गया बच्चों, और 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा घोषित हो गई, जो आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था, और अब यहाँ से हिंदी का पूर्ण रूप से विकास होना शुरू हो गया। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। बच्चों आज का होमवर्क है, जितने सारे आपको यहाँ आपको बताया गया, जितनी भाषाएं बताई गई, भारत की जितनी सारी भाषाएं हैं, तो वो भाषाएं आपको लिखना है। जितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है सारी भाषाओं के नाम लिखने हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं इसका परिभाषा आपको लिखना है। उसके बाद में बच्चों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब है हिंदी भाषा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ, तो ये सारी जानकारियाँ भी आपको लिखनी है। तो बच्चों ये सब आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसका पिक मुझे भेजेंगे। और पिछले क्लास में बच्चों जितनी सारे परिभाषाएं आपको कराए थे हम, वो सारे परिभाषाएं भी इससे पहले आपके कॉपी में होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर में पहले परिभाषाएं जितनी पिछले क्लास में बताए थे वो सारा फेयर में लिख लीजिएगा, और उसके बाद में आज का जो होमवर्क है बच्चों वो लिख लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।